नया सिस्टम आपके सामने आया और ये सिस्टम है क्विनोलिन्स का। तो अब आप देखेंगे क्विनोलिन्स और आइसोक्विनोलिन। अभी इसके पहले आपने इंडोल सिस्टम को देखा और इंडोल सिस्टम में एक बेंजीन रिंग थी और दूसरी रिंग थी पायरोल की। अब आप देखेंगे क्विनोलिन को, जिसमें एक रिंग बेंजीन की है और दूसरी रिंग पिरिडीन की है। तो चाहे वो क्विनोलिन का सिस्टम हो या आइसोक्विनोलिन का सिस्टम हो, एक रिंग बेंजीन की और दूसरी रिंग पिरिडीन की है। तो देखें क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से इस सिस्टम को आप सिंथेसाइज करेंगे, कैसे क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्विनोलिन के सिस्टम को देख रहे हैं कि क्विनोलिन का सिस्टम क्या है, कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। सो दिस इज क्विनोलिन। और इस सिस्टम में देखें तो जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि क्विनोलिन के सिस्टम में 6 मेंबर्ड रिंग का सिस्टम है। अब यहाँ देखें तो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहे हैं और आप देख क्या रहे हैं कि अगर देखिए इसके क्रॉस एक हम लाइन खींच दे तो एक बेंजीन रिंग है, दूसरी कौन रिंग है, पिरिडीन। यहाँ देखें इसके लाइन क्रॉस लाइन खींचे तो एक बेंजीन है और एक पिरिडीन। दूसरा नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग जो फ्यूज्ड पोजीशन है कार्बन की उसके एडजेसेंट पोजीशन से करते हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये 19 पोजीशन जो है वो आपकी यूज हो गई है फ्यूजन। इसी तरह से आइसोक्विनोलिन का देखें तो वहां पर भी आप पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आया, नाइट्रोजन क्विनोलिन के केस में 1 है और नाइट्रोजन आइसोक्विनोलिन के केस में 2 पोजीशन पे है। और उसका कारण है आप देख रहे हैं कि पिरिडीन से जो बेंजीन जुड़ रही है उसके जुड़ने का एंगल बदल चुका है। अब वो अगर आप देखें यहाँ पर बी आर्म से जुड़ रही थी ए बी, तो अब यहाँ पर देखें तो ये सी आर्म से जुड़ रहा है। तो इस वजह से ये दोनों में नाइट्रोजन की पोजीशन बदल चुकी है। इस कारण से क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन को सिंथेसाइज करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन एक में 1 पोजीशन है, दूसरे में 2nd पोजीशन है। दूसरा बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो अलग होंगी, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन का वो एक जैसा ही है। एक तीसरा सिस्टम यहाँ आपके सामने आ रहा है जिसमें देखें और एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आप क्या पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है ये तो कॉमन नाइट्रोजन है। ये दोनों ही रिंग कैसी है, पिरिडीन की रिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह के सिस्टम के लिए टर्म यूज करते हैं क्विनोलिजीनियम आयन। ठीक। अगला सवाल उठा कि ये जो क्विनोलिन का सिस्टम है इसको हम बनाना चाहते हैं, सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर उसको ही रिपीट कर रही हूँ कि इसके लिए हम जिस अप्रोच को यूज करते हैं दैट इज द डिसकनेक्शन अप्रोच। कनेक्ट माने जोड़ना, डिसकनेक्ट माने तोड़ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, डिजायर्ड मॉलिक्यूल के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं कि ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, उसका जवाब क्या है, क्विनोलिन। अब क्विनोलिन को बनाना है तो हम देखिए इसको ब्रेक करते हैं। एक यहाँ लिखा है 1, ये देखिए 1 हो गया। 1 में क्या आ रहा है, एक बेंजीन रिंग आ रही है और एक नाइट्रोजन आ रहा है, एक बेंजीन रिंग आ रही है और एक नाइट्रोजन आ गया। दूसरी तरफ क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन का सिस्टम यहाँ आ गया। अब वो प्रोसेस जिसमें कि इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाए और 2 कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड बन जाए, तो कैसे बनेंगे। नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, बेसिक। तो आप क्या पाते हैं कि ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ के, तो ये कैसा कार्बन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा टर्मिनल देखिए तो आप क्या पा रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बनना है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक कार्बन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर का हो, दूसरा कार्बन कैसा हो, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर का हो, तब इसके बीच का बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें रिएक्टेंट इस तरह से लेने हैं कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाए और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी बन जाए।
तो एक तो ये तरीका हो सकता है। अब बेंजीन रिंग हो, डायरेक्टली जुड़ा हुआ नाइट्रोजन हो, तो इसका सबसे अच्छा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकता है वो एनिलीन हो सकता है, डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग सिस्टम हो सकता है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये ड्रॉ की है लाइन, यहाँ से होके चली जाए, तो ये दूसरा मेथड है। तो दूसरे मेथड में क्या है कि बेंजीन रिंग है, एक कार्बन, देखिए ये कार्बन एक जुड़ा हुआ है और इधर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब आपका बाकी क्या है, दो कार्बन ही तो है। तो अगर यहाँ पर बॉन्ड बन जाए और यहाँ पर बॉन्ड बन जाए तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी रिंग बन गई है। तो इस तरह से हम रिएक्टेंट्स को लेकर के इस क्विनोलिन न्यूक्लियस को आसानी से बना सकते हैं। और अब देखिए सिंथेसिस का मेथड, किस तरह से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मेथड है, क्लासिकल मेथड है, दैट इज नोन एज स्क्रॉप सिंथेसिस। स्क्रॉप सिंथेसिस स्क्रॉप साइंटिस्ट का नाम है। अब देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं। अभी डिस्कनेक्शन में आपने देखा कि हम एनिलीन यूज कर सकते हैं और एक कोई दूसरा सिस्टम जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट लिए गए हैं वो है, एक है एनिलीन, दूसरा है ग्लिसरॉल, तीसरा है नाइट्रोबेंजीन। देखिए यहाँ जो छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट। Sulfuric acid and ferrous sulfate and formation of quinoline, aniline and water molecule। ठीक है, तो ये आपके का जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके देखें। तो सबसे पहले क्या ले सकते हैं, हम एनिलीन ले सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, एनिलीन ले सकते हैं या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ले सकते हैं। उसको किसके साथ, ट्रीटमेंट किसके साथ है, ग्लिसरॉल ले सकते हैं, लेंगे, सकते नहीं है, लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और साथ ही साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें हो क्या रहा है, सो रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विद एनिलीन। अब आपको लग रहा होगा कि एनिलीन हो गया, ग्लिसरॉल, नाइट्रोबेंजीन, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तो कहीं लिया ही नहीं। तो वो कहां से आ रहा है, आगे आपके सामने आता है। अगला देखें, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ध्यान रखें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को साइक्लाइजिंग एजेंट के फॉर्म में और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड तो मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है। लास्ट है, रिएक्शन इज वायलेंटली एक्सोथर्मिक। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो ब्रेक आउट कर जाएगा, क्या करेगा, तो इसके लिए एक मॉडरेटर यूज करते हैं जस्ट टू स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकॉन मॉडरेटर है, दैट इज फेरस सल्फेट। ये देखिए, फेरस सल्फेट इज मॉडरेटर। ठीक है, तो फेरस सल्फेट यूज कर रहे हैं। तो अब आपके सामने आ गया कि एक तो ग्लिसरॉल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रोबेंजीन है और फेरस सल्फेट है। अब एक एक स्टेप हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, दिस इज ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, CH2OH, CHOH, CH2OH। ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है मीडियम में, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तब आप देखें हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्रोलीन। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दिस इज आल्सो नोन एज एक्रिल्डिहाइड, and this acrolein then reacts with aniline and the rest of the reaction takes place. Now the question arises, if the reacting species are aniline and acryldehyde, what is the need of glycerol? Why this glycerol is used? तो उसका आंसर क्या है कि एक्चुअली ये एक्रोलिन जो लिया है ये इसमें टेंडेंसी पॉलीमराइज कर जाने की है, तो हमें पॉलीमर मिल जाएगा।
तो पॉलीमर हमें नहीं चाहिए, इस वजह से रिएक्शन कंडीशन में उसके लिए कहते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। तो रिएक्शन कंडीशन में ही हम एनिलीन ले लिया, हमने ग्लिसरॉल ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक मिलकर के क्या बनाया, एक्रोलीन, और ये एक्रोलीन फिर रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ। यहाँ देखें सिस्टम दिखाया गया है, देखिए एनिलीन मॉलिक्यूल है, ये है NH2, और यहाँ पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक, तो अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। तो नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ रहा है, देखें कार्बन पे अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। शिफ्टिंग के साथ जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपके सामने यहाँ देखें, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, और ये CH2 से जुड़ा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, 2 कार्बन के बीच में जा रहा है, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, नाइट्रोजन अमोनियम के फॉर्म में जा रहा है। नेक्स्ट स्टेज में अगर आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ से ये एक हाइड्रोजन हट करके इस ऑक्सीजन को OH बना दे रहा है, देखिए NH CH2 CH, और ये हो गया OH, सो दिस गोज टू दिस पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका एक इनोलिक सिस्टम मिल रहा है, देखें इन का भी है, ऑल का भी है, तो इनोलिक सिस्टम आपको मिल रहा है। और ये फर्दर आपको दे रहा है, ये देखें, तो ये कीटो फॉर्म में, ये CH2 है, सॉरी दिस इज CH2, तो CH2 CHO, दिस इज बीटा फेनिल अमीनो प्रोपियोनल डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2, तो ये तो आपका एल्डिहाइड प्रोपियोनल डिहाइड का है, ये अमीन सिस्टम है, और अमीन सिस्टम पे आकर के आपका जुड़ गया है फेनिल ग्रुप, तो इसे बीटा फेनिल अमीनो प्रोपियोनल डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज देखें, मीडियम एसिडिक है, फर्दर प्रोटोनेशन हो रहा है, तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा, और इस पर होने की वजह से ये कैसा हो गया, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है आपकी बेंजीन की, आप सब जानते हैं, देन इट attacks on this carbonyl carbon, or bond formation takes place between these 2 carbons, and here this benzene ring lost its aromaticity, and this ionic structure is obtained, which is retained or regained by the removal of this H as H plus। देखें ये H plus के फॉर्म में निकल गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, and this forward reaction is very fast as the non-aromatic entity changes into aromatic system। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूक्लियस, ये HOH का सिस्टम है, नेक्स्ट प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आसानी से निकल जाएगा, ये देखें, हमेशा ध्यान रखें OH का रिमूवल नहीं हो सकता आसानी से, तो इस वजह से प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव यहाँ से देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के साथ आपका पॉजिटिव चार्ज इस सिस्टम में आ रहा है, H का रिमूवल नेक्स्ट स्टेज में फिर H प्लस के फॉर्म में, और डबल बॉन्डेड सिस्टम आपको मिल रहा है। दिस इज 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन, देखिए नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये कार्बन देखिए CH2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, 1,2-डाईहाइड्रो क्विनोलिन का सिस्टम है। जब फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज होता है, आंसर है एनिलीन में। नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हुआ, एनिलीन में, यहाँ बन गया एनिलीन, और उसके साथ ही साथ ये सिस्टम किस में चेंज हुआ, ये आंसर आ गया आपके पास क्विनोलिन में, तो नाइट्रोबेंजीन बना, और nitrobenzene changes into aniline, and this system changes into quinoline with the removal of water molecule. So this is the overall reaction. इस मैकेनिज्म के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप खुद अपने पेन पेपर पर से करें काम, तो आप आसानी से सारे मूवमेंट्स दिखा सकते हैं, साइक्लाइजेशन दिखा सकते हैं, और आप पाएंगे कि आप आसानी से इस पूरी मैकेनिज्म को लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे आप लग रहा होगा कि दिस इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस, हो सकता है आप लिखें तो आप आसानी से सारी चीजें करके कर लें, तो इसको ध्यान रखेंगे। दिस इज स्क्रॉप सिंथेसिस। फिनोलिन न्यूक्लियस कैसे बन रहा है आपने देखा, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को देखेंगे।
अगर न्यूक्लियस देखें तो आपको लग रहा है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपके पढ़े हुए हैं, आप अच्छी तरह से इनके बारे में जानते हैं। बेंजीन के बारे में भी जानते हैं किस तरह के रिएक्शंस देता है, ठीक उसी तरह से पिरिडीन के बारे में भी जानते हैं। आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के केस में आसानी से हो जाएगा, वहीं पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन की कैरेक्टरिस्टिक नेचर है, ठीक है, क्योंकि पिरिडीन की रिंग कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग। तो इस पूरे सिस्टम में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना, इलेक्ट्रोफाइल को आना है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा बेंजीन रिंग को। किसको प्रेफर करेगा? बेंजीन रिंग को। और अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है तो वो प्रेफर करेगा पिरिडीन रिंग को। तो इन दोनों रिंग के प्रेजेंस की वजह से जो रिएक्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो कुछ रिएक्शंस हमने यहाँ आपके सामने रखे हैं, आप देखें। तो सबसे पहले ये है आपका पिरिडीन न्यूक्लियस। किस तरह से नंबरिंग करेंगे ये बात आपके सामने पहले भी आ चुकी है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो फ्यूज्ड कार्बन है उसके एडजेसेंट पोजीशन से हम नंबरिंग करेंगे, चाहे उस पर हेटेरोएटम प्रेजेंट हो या ना हो। चांस की बात है कि क्विनोलिन के केस में प्रेजेंट है, आइसोक्विनोलिन में जब आप जाएंगे तो इस पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम क्या चाहेंगे कि इस सिस्टम की स्टेबिलिटी किसकी वजह से, पहले तो हम ये सोच लें, तो हमें जवाब मिलता है कि इस सिस्टम की स्टेबिलिटी इसके एरोमेटिक बिहेवियर से है, इस बेंजीन रिंग की वजह से है और पिरिडीन रिंग की वजह से है। तो जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी या बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहे। इंटैक्ट कहने का मतलब है जब डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तो हम बेंजीन रिंग पे चार्ज का मूवमेंट दिखा करके और उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ पिरिडीन रिंग पर ही मूवमेंट दिखाते हैं। देखें यहाँ पर तो दो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहे हैं। एक जगह पर क्या दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन और उसके एडजेसेंट पोजीशन सेकंड कार्बन, तो इन दोनों के बीच में देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और एडजेसेंट कार्बन जो है पर पॉजिटिव चार्ज है और इसी का डीलोकलाइजेशन दिखाया गया है, तो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं। तो आप पा क्या रहे हैं कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है तो इस पर कैसे रिएक्शंस होंगे? अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इस पे होने वाले रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, यानी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ पिरिडीन रिंग की बात करें तो थर्ड पोजीशन ऐसी है जिस पर कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, बट द इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू गो ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में ज्यादा प्रेफर करेगा जाना। सिस्टम पोलर सिस्टम है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपके सामने आ रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके पिरिडीन रिंग में होगा कि बेंजीन रिंग में होगा, तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो बेंजीन रिंग में होगा। और बेंजीन रिंग की जो प्रेफर्ड पोजीशन है वो है 5 और 8। 5 और 8 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होंगे। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये सारी जानकारी आपके पास है। तो हम उस रिएक्शन को और हर जगह नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर एक छोटी सी टेबल चार्ट के फॉर्म में आ रहा है कि अगर हमें जैसे सपोज कर लीजिए नाइट्रेशन कराना है तो हम नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के भी प्रेजेंस में करवा सकते हैं और नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं उस केस में जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हमें मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव मिलता है, तो वो चाहे 5 नाइट्रो हो या 8 नाइट्रो डेरिवेटिव हो। तो 5 नाइट्रोक्विनोलिन और 8 नाइट्रोक्विनोलिन is obtained by the nitration with nitric acid and sulfuric acid। जब यही नाइट्रेशन हम नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें 3 नाइट्रो डेरिवेटिव मिलता है। कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल है इसकी जानकारी आपके पास है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आ रहा है दैट इज द नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो ब्रोमिनेशन की दिखाई गई है। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन सिल्वर सल्फेट है और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको 5 ब्रोमो डेरिवेटिव और 8 ब्रोमो डेरिवेटिव मिल रहा है। तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन और 8 ब्रोमोक्विनोलिन मिलता है।
सल्फोनेशन करा रहे हैं तो ये देखा गया कि सल्फोनेशन जब हम कराते हैं तो लो टेम्परेचर पर 8 सल्फोनिल डेरिवेटिव मिलता है, 8 सल्फोनिल डेरिवेटिव मिल रहा है, और हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये 6 सल्फो डेरिवेटिव में मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर आप देखें 8 सल्फोनिल डेरिवेटिव और ये है 6 सल्फोनिल डेरिवेटिव, 8 सल्फोनिल डेरिवेटिव की पोजीशन ये है और 6 सल्फोनिल डेरिवेटिव की पोजीशन ये है। तो 8 सल्फोनिल जो डेरिवेटिव मिल रहा है तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर रही है, जब वही हाई टेम्परेचर पर जा रहा है तो 6 पोजीशन पे जब रिएक्शन हो रही है तो एक कह सकते हैं कि दिस इज मोर कंफर्टेबल पोजीशन फॉर सल्फोनिल ग्रुप। तो 8 sulfur derivative at higher temperature or this quinoline at higher temperature produces this 6 sulfur derivative। तो चाहे नाइट्रेशन है, ब्रोमिनेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजनेशन है, तो ये सारी रिएक्शन 5वीं और 8वीं पोजीशन पे हो रही हैं। प्रेफर्ड पोजीशन है, लेकिन थर्ड पोजीशन, थर्ड माने पिरिडीन न्यूक्लियस पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे जाते हैं और वो हो रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पर होते हैं। और इसके साथ फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखें आप, नाइट्रोजन पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है। देखें यहाँ पर, ये है आपका पिरिडीन न्यूक्लियस, ठीक, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर हमने HCl यूज किया तब HCl के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन HCl के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 1H, नाइट्रोजन पे है या तो NH भी लिख सकते हैं, 1H क्विनोलिनियम क्लोराइड, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है एसिड का। एसिड के केस में सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है, इसको आप कह सकते हैं क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। तो क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक। दूसरी तरफ की रिएक्शन देखें तो यहाँ पे पर ऑक्सी एसिड यूज किया गया है, दिस इज पर ऑक्सी एसिड RCOOH, ठीक है। पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, उस केस में ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन पर आकर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, दिस इज एन ऑक्सी डेरिवेटिव, क्विनोलिन एन ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसा कि आपने पहले देखा था वहां क्या बन रहा था, पिरिडीन एन ऑक्साइड। तो देखा जाए तो रिंग तो ये पिरिडीन की ही है जिस पर नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से आकर के जुड़ रहा है, तो पिरिडीन एन ऑक्साइड। और जब ये पिरिडीन एन ऑक्साइड बन जाता है या क्विनोलिन एन, कंफ्यूज मत होइएगा, क्विनोलिन एन ऑक्साइड कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि इसका एक न्यूक्लियस पिरिडीन का है तो इसका बिहेवियर, ध्यान रखें, इसका बिहेवियर पिरिडीन एन ऑक्साइड जैसा रहता है। और पिरिडीन एन ऑक्साइड या क्विनोलिन एन ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, लाइक फिनॉक्साइड आयन, लाइक फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन को अगर आप ध्यान रखें तो आप देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन के केस में मतलब देखा जाए तो यही रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, ये इस तरह की पोजीशन जाएगी कि फिनॉक्साइड आयन के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन बन रहा है जो कि स्टेबल सिस्टम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी एंड दिस रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, और उस केस में आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और नाइट्रेशन C4 पोजीशन पे कराया जा सकता है। अब यहीं पे एक छोटे से क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि दिस क्विनोलिन न्यूक्लियस अंडरगोज नाइट्रेशन एट 5 and 8 position. In some cases 3-nitroquinoline is also obtained. What may be the condition for nitration at 4th? क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। 4th पोजीशन पे कैसे नाइट्रोजन करा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि इफ क्विनोलिन इज कन्वर्टेड इनटू क्विनोलिन एन ऑक्साइड देन इट बिहेव्स लाइक फिनॉक्साइड आयन एंड देन नाइट्रेशन मे टेक्स प्लेस एट C4, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपने देखा सॉल्ट भी बना और एन ऑक्साइड बना। दूसरा हम देख रहे हैं कि कहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही हैं, ये रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई हैं, फिर से एक बार आप देखें। पिरिडीन के केस में आप देख कर आए हैं, पिरिडीन के केस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमिनेशन रिएक्शन, उसी को कहते हैं शिशबेबिन रिएक्शन। तो अगर आप देखें तो यहाँ सोडामाइड है, सोडामाइड अमोनिया के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, एमिनेशन है सेकंड पोजीशन पे 2-aminoquinoline,
ये क्विनोलिन, इसका नाम क्या होगा? 2-aminoquinolone। और सपोज कर लीजिए सेकंड पोजीशन ब्लॉक्ड है, उस केस में 4-aminoquinolone मिलेगा। बट द मोस्ट रिसेप्टिव पोजीशन इज सेकंड। दूसरा देखें यहाँ आ रहा है कि इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं QH NaOH, तो उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मिल रहा है। हाइड्रोक्सी, यहाँ देखिए पिरिडीन लिख दिया है, तो हाइड्रोक्सी पिरिडीन का ये डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। और यहाँ पर देखें तो जैसे पिरिडीन है तो ये कीटोइनॉल फॉर्म दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पोजीशन हो गई पिरिडोन की, या क्विनोलिन है तो क्विनिलोन की। ओन सिस्टम है ना, हाइड्रोक्सी है तो यहाँ पर ओन आपको मिल रहा है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी सिस्टम में देखे जाते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये हैलोजन प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OET, इथॉक्साइड आयन। ये इथॉक्साइड आयन आ रहा है, किस कार्बन पे अटैक करेगा? तो ये इसी कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन के अटैक सेकंड कार्बन पे अटैक करने के साथ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। फर्दर जब ये नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, देन द हैलोजन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, नाइट्रोजन पर एडिशन है। तो ये रिएक्शंस आप जब देख रहे हैं तो आपको बार बार पिरिडीन ध्यान आ रहा होगा कि किस तरह से पिरिडीन में रिएक्शन होती है, वही रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है। तो एक आप देखें तो अगर आपको 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग का सिस्टम, यानी पायरॉल का सिस्टम, पिरिडीन के सिस्टम समझ रहे हैं आप, उसके रिएक्शन समझ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं, तो वही सिस्टम आपका इंडोल में आता है और क्विनोलिन में आता है और आइसोक्विनोलिन में आता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो देखा जाए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, लेकिन क्विनोलिन के केस में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो बेंजीन रिंग ब्रेक कर जा रही है और आपको पिरिडीन, यहाँ पे देखिए अब तो ये पिरिडीन न्यूक्लियस हो गया, पिरिडीन के सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो पिरिडीन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है डीकार्बोक्सिलेशन की। तो डीकार्बोक्सिलेशन जब मिल रहा है तो पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, जिसको कि हम निकोटिनिक एसिड कहते हैं। pyridine 3 carboxylic acid which is known as nicotinic acid। तो क्विनोलिन से हमें निकोटिनिक एसिड मिल जा रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन देखें तो pyridine रिंग का आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटल और मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, टिन और HCl ले रहे हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो एक नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ रहा है, ये चारों पोजीशन पे आ रहा है, सो इट इज टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव which again undergoes this reductive process and decahydroquinoline is obtained. So oxidation as well as reduction takes place in this system, and nicotinic acid and highly reduced form of this quinoline is obtained. So this is all about this quinoline nucleus, its synthesis, its reaction, the similarity with the pyridine nucleus, reactions of benzene nucleus, electrophilic substitution, nucleophilic substitution, oxidation, and reduction. So this is all about quinoline. Thank you very much.